कमरे में वापस आकर कुछ वक्त गुजरा था, फिर तकाशा पहुंच गई। वो तकाशा के साथ चलती हुई एक बड़े से कमरे में आ गई। कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही इसकी नज़र बड़े से तख्त पर पड़ी जो कमरे के वस्त में मौजूद था। एक शख्स इस पर दराज था, इसका सीना गर्म कंबल से ढांपा गया था। तख्त के पास सरदारनी समूरा के अलावा एक दूसरी औरत भी थी जो अपने लिबास और हरकत से हाथ में लगती थी। हिना हैरत से ये सब देखती रही, इसके करीब आ गई। तख्त पर दराज शख्स के चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी थी, चेहरा मुरझाया सा हुआ था, इसकी आंखें बंद थी। वो आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा था। तकाशा बोली, ये हमारे सरदार शमशेर खान है। 2 महीने पहले एक चट्टान से गिरकर इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। शहर तक इलाज के लिए गए थे मगर इनका इलाज नहीं हो सका, अब हमेशा के लिए बिस्तर से लग गए हैं। हिना ने दुख और हमदर्दी से बेबस सरदार की तरफ देखा। सरदारनी समूरा सर झुकाए अपने शोर को देख रही थी। इस दौरान बातों की आवाज़ सुनकर सरदार ने आंखें खोल दी, फिर हाली हाली नजरों से इन्हें देखने लगा। इसकी नज़रें जब हिना के चेहरे से टकराईं तो चंद सानियों तक इसे देखता रहा। इसकी आंखों में खुशगवार चमक पैदा हो गई। सरदारनी समूरा अपने शोर से मुखातिब होकर अपनी जुबान में कुछ कहने लगी। वो ज़ेरे लब कुछ बड़बड़ाने लगा, फिर कंबल के अंदर से हाथ बाहर निकालकर हिना की तरफ बढ़ाया। वो झिझकते हुए इसके करीब हो गई। सरदार ने इसका हाथ थाम कर धीमी धीमी आवाज़ में कुछ कहा। हिना नासमझी से तकाशा की तरफ देखने लगी। वो बोली, सरदार तुम्हें देखकर बहुत खुश हुए हैं, तुम्हें अपनी बेटी कहकर मुखातिब कर रहे हैं। हिना सरदार से मिलकर बहुत मायूस हुई। इसे उम्मीद थी कि सरदार से मिलकर सलचून वापसी की दरखास्त करेगी, लेकिन बहुत बेबसी की तस्वीर बना हुआ था। इसने मायूसी छुपाकर बज़ाहिर खुशदिली से कहा, सरदार का शुक्रिया, मेरी दुआ है अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। इसी वक्त धड़ाके से कमरे का दरवाज़ा खुल गया। एक नौजवान जिसकी उम्र 20-22 साल होगी किसी आंधी तूफान की तरह कमरे में दाखिल हुआ। वो मकामी ज़बान में ज़ोर ज़ोर से कुछ बोलता जा रहा था। नौजवान के चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी थी, ऐसा लगता था दाढ़ी ने कभी कैंची या ब्लेड का मुंह नहीं देखा। इस नौजवान के चेहरे से फितरी बोलपन सा टपक रहा था, साथ ही किसी खुशी और जोश से इसका चेहरा तमतमा रहा था। वो नौजवान तेज़ी से आकर सरदार के सराहने खड़ा हो गया। हिना की तरफ देखते हुए मुँह फाड़ कर हंसते हुए वो कुछ कहने लगा। सरदार ने अभी तक हिना का हाथ थाम रखा था। इसके बज़ाहिर कांपते हुए हाथ में न जाने कैसी हिम्मत उदाई थी कि हिना ने हाथ छुड़ाने की हल्की सी कोशिश की मगर कामयाब ना हो सकी। नौजवान इसके सामने खड़ा पुरशौक नजरों से इसे घूरते हुए अपनी जुबान में जो कुछ कह रहा था वो हिना समझ तो ना सकी, मगर इसकी आंखों की चमक और बोलने के अंदाज से लग रहा था कि इससे कोई खुशी की खबर मौसूल हुई है। इस नौजवान की बातें सुनकर सरदार भी नीमा आंखें घुमाकर इसे देखते हुए इसके मुरझाए चेहरे पर शगुफ्तगी सी फैल गई। इस वक्त सरदारनी समूरा ने इस नौजवान से कुछ कहा, साथ साथ इसका सर सीने से लगाकर थपथपाया। नौजवान मचल रहा था, रोनी सूरत बनाकर किसी बात पर जोर जोर से इनकार में सर हिला रहा था। किसी मासूम बच्चे को माँ किस चीज़ से मना करे तो जिस तरह वो रोता है, मचल मचल कर अपनी जिद और गुस्सा जाहिर करता है, वो नौजवान भी ऐसा रद्द-ए-अमल दिखा रहा था। हिना हैरानो परेशान ये देख रही थी। भगोता कबीले में आने के बाद इसकी जुबान इसके लिए सबसे बड़ी रुकावट बनकर रह गई थी। वो नौजवान कौन था, सरदारनी समूरा से क्या तलब कर रहा था, इसकी तरफ देखते हुए वो क्या कह रहा था, ये सारे सवाल इसके दिमाग में लहरा रहे थे। इसने तकाशा की तरफ इमदाद भरी नजरों से देखा। वो शायद इसके दिल की बात समझ गई। आहिस्ता से इसका हाथ सरदार शमशीर के हाथ से आज़ाद कराया। आहिस्ता से बोली, ये हमारे सरदार का इकलौता बेटा बरशार है। अफसोस जिस्मानी तौर पर बालिग है मगर इसका दिमाग किसी बच्चे जैसा है। हिना इस नौजवान को देखते ही समझ गई कि इसके दिमागी तवाज़ुन में कुछ गड़बड़ मौजूद है। तकाशा ने बताया तो कुछ हैरत ना हुई। मेरी तरफ देखकर क्या कह रहा है? वह सपाट लहजे में बोली, तुम नाराज मत हो, ये तुम्हें अपनी दुल्हन समझ रहा है। बाहर से दौड़ते हुए आकर ये कह रहा है कि मेरी दुल्हन आ गई है, इसके साथ खेलना चाहता है। हिना ने दिल ही दिल में लुत्फ उठाते हुए कहा, क्या आप सरदार के इस बेटे के लिए ही रिश्ता पक्का करने गई थी? मैंने बताया ना, ये हमारे सरदार का इकलौता वारिस है, इसी की दुल्हन लाने हम गए थे। बदकिस्मती से हमारे मुस्तकबिल का सरदार ज़हनी तौर पर बच्चा है। हिना ने गहरे तासुफ से इस नौजवान की तरफ देखा। वो अभी तक अपनी माँ सरदारनी समूरा के सीने से लगकर इसकी तरफ यूँ देख रहा था जैसे कोई बच्चा अपने मनपसंद खिलौने की तरफ तकता है। सरदारनी समूरा पूरे इसरार मुस्कुराहट के साथ बोली, लड़की, मेरे बेटे ने तुम्हें अपने दुल्हन के तौर पर पसंद किया है। अब बताओ, तुम बगोता कबीले की सरदारनी बनने की ख्वाहिश रखती हो? वो गैर संजीदा से अंदाज में बोली, आपके बेटे की जो हालत है इसके मुताबिक सिर्फ दुल्हन की नहीं माँ की ज़्यादा ज़रूरत है। सरदारनी को शायद ये बात बुरी लगी। नागवारी से बोली, मेरा बेटा पूरा मर्द है, बस आते बच्चों जैसी हैं, वक्त के साथ साथ वो भी बदल जाएंगी। ये कहकर इसने तकाशा से अपनी ज़बान में कुछ कहा। तकाशा बोली, सरदार आप आराम कर रहे हैं, आओ हम वापस चलते हैं। हिना इसके साथ बाहर आने लगी। नौजवान बरशाल अब भी पुरशौक नजरों से इसे देख रहा था। सरदारनी समूरा अपने सीने से लगाकर इसका सर थपथपा रही थी। इसके साथ ही जो दूसरी औरत खड़ी थी वो शुरू से चुप थी, मगर हिना ने महसूस किया कि वो कई बार इसकी तरफ गौर से देखती रही है। इसकी आंखों में कुछ ऐसे तासुरात थे जैसे वो कुछ कहना चाहती हो मगर वो कह नहीं पा रही हो। हिना वापस इस कमरे में आ गई। इसकी खिदमत और मामूर औरतें कमरे में मौजूद थी। तकाशा इसे कमरे में छोड़कर चली गई। हिना ने इससे फिर दरखास्त की कि इसके घर वालों से रब्ता करके वापसी को यकीनी बनाए। खिड़कियों के बाहर शाम उतर आई थी। अंधेरे के साथ सर्दी भी बढ़ गई थी। इसके खिदमत गुजार औरतों ने अंगीठी गर्म कर दी थी। लाइटैन भी जलाकर कमरे में रोशनी का इंतजाम कर दिया था। ऐसे ही वक्त में खिदमतगार औरतों के साथ एक दूसरी औरत भी कमरे में दाखिल हुई। हिना ने इसे पहचान लिया। दिन के वक्त जब वो सरदार शमशेर से मिलने गई थी वहाँ जब तक रही वो औरत भी खामोशी से मौजूद रही। इस औरत के हाथों में कपड़ों की पोटली थी। खिदमतगार औरत ने अपनी जुबान में कुछ कहते हुए इस औरत के हाथ से पोटली लेकर इसे थमा दी। हिना इसकी बात समझ तो ना सकी मगर इसकी गुफ्तगू में सरदारनी समूरा का नाम आया था। वो समझ गई कि सरदारी ने इसके लिए कपड़े भेजे हैं। इसने कपड़ों की पोटली लेकर चारपाई के पास रख दी।
दोनों औरतें बाहर चली गई। दूसरी औरत इस पोटली की तरफ गौर से देखते हुए बाहर आ गई। इसने कपड़ों की पोटली खोलकर नहीं देखा। इसे कपड़ों से भी ज्यादा फिक्र वापस गांव पहुंच जाने की थी। जमशेद की दस्त बुर्द से बचकर वो निकल आई थी, लेकिन अब बगोता कबीले के लोग अपने रवैयों और हरकतों से अजीब लगते महसूस हो रहे थे। लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई थी कि हिना के लिए कोई मुसीबत खड़ी होती। सरदारनी समूरा और तकाशा बज़ाहिर इसको हमदर्द लगती थी। इसके बावजूद कोई नामालूम हालिश कन खजूरे की तरह इसके जहन और दिमाग में पेवस्त थी। खुद को तसल्ली देती रही कि तशवीश की कोई बात नहीं, लेकिन इसकी छठी हिस्स जैसे दूर से टिमटिमाते सितारे की तरह किसी खतरे का ऐलान कर रही थी। वो बहुत देर इस तरह बैठी सोचती रही। खिदमतगार औरतों की आमद ने इसके ख्यालात के सिलसिले को मुनक़ता कर दिया। हिना अब इसकी हरकतों सिकनात और इशारों से महफूज समझने लगी थी। वो औरत रात के खाने के लिए दूसरे कमरे में चलने का कह रही थी। हिना इसके हमरा तामगाह की तरफ गई। सुबह के वक्त जिस कमरे में नाश्ता किया गया था, रात का खाना भी उसी जगह ही लगाया गया था। कमरे में सरदारनी समोरा के साथ चंद औरतें और भी थी। काशा नहीं थी। मंजली देवरानी सफूरा सुबह के वक्त जिसकी आंखों में हिना के लिए हशूनत और नफरत मौजूद थी, वो भी गायब थी। सरदारनी समोरा के साथ वो औरत मौजूद थी जो कपड़ों की पोटले लेकर कमरे में आई थी। इस वक्त भी वो कनखियों से हिना की तरफ देख रही थी। इसकी आंखों में कोई ऐसी बात झलक रही थी जो हिना समझ नहीं पा रही थी, मगर महसूस हो रहा था कि इसकी आंखों में कोई पैगाम है, कोई इस्तफसार है। इसने आगे बढ़कर सरदारनी समोरा को सलाम किया और इसके करीब गद्दे पर बैठ गई। ये खूब था कि इस महफिल में वो गूंगी बहरी होकर नहीं बैठती थी। सरदारनी समोरा टूटी फूटी शीना बोलती रहती थी, वरना वो तरस जाती किसी से बात करने के लिए। इस दौरान चंद लड़कियों ने उनके सामने खाना लाकर चुन दिया। हिना ने सरदारनी से तकाशा के बारे में पूछा। पता चला कि वो कबीले से बाहर गई है, 2 दिन के बाद वापस आएगी। खाने के दौरान इसने समूरा से एक बार फिर अपनी वापसी की बात की। सरदारनी बेतासुर चेहरे के साथ बोली, लड़की तुम इतनी बेसब्री क्यों होती हो? शुक्र करो तुम जमशेद के चुंगल से आज़ाद हो गई हो। चंद दिन मजीद आराम करो, फिर तुम्हारे गाँव आदमी भेज देंगे। हिना के लिए लम्हा लम्हा बारी था जब ये चंद दिनों की बात कर रही थी, लेकिन वो मजबूर थी, सिर्फ दरखास्त ही कर सकती थी। इसके आगे वो बेबस थी। सरदारनी समूरा और तकाशा ने मुतअद्दिद दफ़ा जमशेद के जंगल से बचाने का एहसान जतलाया था। ऐसे में इसका दिल नहीं चाह रहा था कि वो अपने गांव जाने के लिए इनके साथ बदअखलाक़ी करे। खाने के बाद वो अपने कमरे में आ गई। खिदमत पर मामूर औरत ने अंगीठी गर्म की तो इसने इसे कमरे से बाहर जाने का कह दिया। इसके कमरे से मुत्तसिल दूसरे कमरे में वो औरत सोने के लिए चली गई। हिना ने दरवाज़ा बंद कर लिया। बिस्तर पर आकर लेटते ही इसकी नज़र कपड़ों की पोटली पर पड़ी। शाम के वक्त सरदारनी समूरा ने ये कपड़े से भेजे। तपाई के ऊपर रखकर वो इन्हें भूल गई थी। अब इन पर नज़र पड़ी तो ख्याल आया खोल कर इसे देखना चाहिए, ये कपड़े इसके नाप के मुताबिक भी हैं या नहीं। बिस्तर से उतरकर इसने पोटली की गिरा खोली। अंदर से आम से मोटे से कपड़े बरामद हुए। इधर बिजली नहीं थी, मगर कोयले की इस्त्री इस्तेमाल होती थी, तभी वो कपड़े बेशिकन थे। इन्हें तय करके रखा गया था। वो पोटली से कपड़े निकाल रही थी। इसी वक्त कपड़ों के अंदर से कोई चीज़ नीचे गिर पड़ी। इसने चौंक कर देखा, एक तय किया हुआ सफ़ेद कागज़ फर्श पर पड़ा दिखाई दे रहा था। इसने सोची नज़रों से वो कागज़ उठाया, खोल कर देखा तो इस पर नहायत शिकस्ता हरूफ जोड़कर उर्दू में कुछ लिखा हुआ था। इसने मुतजस्सिस नज़रों से वो बात पढ़नी शुरू की। इसमें लिखा था, तुम बुरी तरह फंस गई हो। बगोता कबीले में तुम्हारी जान को खतरा हो ना हो, मगर तुम्हारी आज़ादी खत्म हो गई है। तुम्हारे साथ एक खतरनाक खेल खेला जा रहा है। इसके पीछे कबीले के ताकतवर लोग हैं। अगर महफूज रहना चाहती हो तो आंखें खुली रखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जो औरत तुम्हारे कपड़े लेकर आई है वो मेरी राजदार है। वो तुम्हारी ज़बान भी जानती है, तुम इस पर भरोसा कर सकती हो। तुम सोच रही हो कि मैं कौन हूँ, तुम्हारे साथ भलाई क्यों कर रही हूँ? इन सवालों के जवाब तुम्हें वक्त आने पर मिल जाएगा। तुम्हारी एक हैरहा चंद सत्रों पर मुश्तमिल यह बात पढ़कर इसकी पेशानी दो चंद हो गई। इसकी हैरवाई का दावा करने वाली औरत मुबहम अंदाज में इसे नामालूम खतरे से आगाह किया था। वो कौन लोग थे जो इसके खिलाफ साजिश कर रहे थे? कबीले के बासर लोग कौन हो सकते थे जो इसे किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे? इसका ख्याल एकदम सफूरा की तरफ गया। सुबह के वक्त इसने गुस्से और नफरत के तेवर दिखाए थे। क्या सफूरा हो सकती है साजिश के पीछे? वो सरदार के छोटे भाई की बीवी है। कबीले की ताकतवर खातून का इशारा भी इसी की तरफ जाता था। इसका सुकून लुट गया। एक इज़्तिराब के आलम में वो कमरे में टहलने लगी। इसे अफसोस हुआ कि शाम ही को इसने पोटली खोल कर क्यों ना देख ली। अगर इस रुके का तब पता चलता तो इस कपड़े लाने वाली औरत से खाने के दौरान किस तरह की बात कर सकती थी। इसे याद आया, खाने के कमरे में वो औरत शायद इसलिए खास नजरों से इसे देखती रही। इन आंखों में जो इस्तफसार नजर आ रहा था, इसके पीछे हक के मंदरजात का हवाला होगा। रुके के मुताबिक वो औरत शीना जानती थी, फिर इसने बात क्यों नहीं की? कमरे में जब कपड़े लेकर आई थी वो खामोश रही थी। इसकी खिदमतगार औरत ने इशारों में बात की थी। ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो औरत खामोश रही थी? अब बहुत रात हो गई थी। खुदा जाने वो औरत किधर होगी। इसने तहिया किया कि अगली सुबह सबसे पहला काम इस औरत से मुलाकात का करेगी। इसने लालटेन के लोग को मदद किया। इसके बाद लेट गई। कई तरह के वसवसों और अंदेशों से लड़ती बहुत देर बाद वस हो गई। रात न जाने कौन सा पैर था कि इसकी आंख अचानक खुल गई। चंद सानिये तक अपनी हालत पर गौर करती रही, फिर एकदम चौंक सी गई। कमरे के दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। इस दस्तक की आवाज़ ने इसे नींद से जगाया। वो खौफ और हैरत के मिले जुले महसूसात के साथ बिस्तर से उठी। दबे कदमों से चलती हुई दरवाजे के पास जाकर कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश की। दूसरी तरफ खामोशी थी। इसका ख्याल अपनी खिदमतगार औरतों की तरफ गया। शायद वो किसी काम से आई हो। ये सोचकर वो आवाज़ देकर पूछने का इरादा ही कर रही थी कि एक दफ़ा फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने डरते डरते पूछा, कौन है? इस वक्त क्या काम है? बाहर से जो आवाज़ आई इसे सुनकर वो उछल पड़ी। शीना ज़बान में किसी मर्द की आवाज़ सुनाई दे रही थी।
आप दरवाज़ा खोलें, बहुत ज़रूरी काम है। वो हिचकिचाते हुए बोली, तुम कौन हो, इस वक्त क्या काम है? हमें सरदारनी समोरा ने भेजा है, यहाँ आपके लिए खतरा है, इसलिए दूसरे महफूज मकान में ले जाने का हुक्म मिला है। शीना ज़बान में बात करने की वजह से इसे हौसला मिला था, फिर सरदारनी समोरा का हवाला भी दिया था, तो इसने भरोसा कर लिया। हाथ आगे बढ़ाकर चट्टानी गिरा दी। इसके साथ ही धड़ाके से दरवाज़ा खुल गया। दो आदमी जिनके चेहरे चादर में छुपे हुए थे एकदम से अंदर आए। इसके संभलने तक उन्होंने इसे जकड़ लिया। इसके मुंह से एक इज़तरारी चीख बुलंद हो सकी थी। इसके बाद चीखने की नौबत तक न आई। एक शख्स ने अपने बड़े और खुरदरे हाथ से इसका मुंह बंद कर दिया। दूसरे शख्स ने इसकी गर्दन पर उंगलियों से दबाव डाला। न जाने इसने कौन सी रग दबाई कि हिना का दिमाग सुन हो गया। वो चंद लम्हों में बेहोश होकर इनके हाथों में झूल गई।